गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन कर रहे थे नामकरण द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन का, तो उसे थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। अपने जो कंडीशन चल रही थी वो थी असममित एमीन के लिए, और असममित एमीन में असममित एमीन एक तरफ ले लेंगे द्वितीयक एमीन और एक तरफ ले लेंगे तृतीयक एमीन। अब असममित द्वितीयक और तृतीयक एमीन में क्या होता है, नाइट्रोजन से जुड़ी जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं हैं वो सारी एक समान नहीं होती, जबकि अलग अलग होती है। द्वितीयक एमीन में नाइट्रोजन से जुड़ी होती है 2 हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं, और तृतीयक एमीन में नाइट्रोजन से जुड़ी होती है 3 हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं। तो असममित कंडीशन में ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं क्या होंगी, भिन्न भिन्न होंगी। तो इस कंडीशन में कल अपन ने एक एक एग्जाम्पल कर लिए थे, आज अपन इनका सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। द्वितीयक एमीन में देखिए पहले एक तरफ द्वितीयक एमीन का क्रियात्मक समूह NH होता है और इसके दोनों तरफ हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है। यहाँ एक तरफ तो है मेथिल CH3 और एक तरफ है प्रोपिल C3H7। इसको आप ऐसे लिख सकते हो CH2 CH2 CH3, या तो ऐसे लिख दीजिए या शॉर्ट में C3H7। अब देखिए, चूंकि यहाँ दोनों तरफ हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं क्या है, अलग अलग है, तो इस कंडीशन में अपन इन दोनों को लिखेंगे अलग अलग, और वो भी किस आधार पे, अंग्रेजी वर्णमाला के नियम के आधार पर। तो देखिए, ये मेथिल स्टार्ट होता है M से और ये प्रोपिल स्टार्ट होता है P से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल पहले आता है, M पहले आता है और P बाद में। तो मेथिल को पहले लिख देंगे, फिर प्रोपिल और लास्ट में एमीन। तो ये हो गया मेथिल प्रोपिल एमीन। इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं, C2H5 NH। इस द्वितीयक एमीन में एक तरफ तो है एथिल, E से स्टार्ट होती है स्पेलिंग, और एक तरफ है प्रोपिल, ये स्टार्ट होती है P से। तो पहले आएगा एथिल, तो पहले लिख दिया एथिल, फिर लिख दिया प्रोपिल और लास्ट में लिख दिया एमीन। नेक्स्ट एग्जांपल, एक तरफ CH3 और NH के दूसरी तरफ अब देखिए, इन दोनों एग्जांपल में ये जो इधर वाली 3 कार्बन की कंडीशन है ये नॉर्मल प्रोपिल है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार की शाखा नहीं है। जबकि इस वाले एग्जांपल में ये जो 3 कार्बन की श्रृंखला है वो है आइसो कंडीशन। आइसो ये होती है CH3 CH CH3। तो
NH के एक तरफ तो है मेथिल और एक तरफ है आइसोप्रोपिल। और अपन ने बताया था कि आइसो, टर्सरी, नियो, इनको अंग्रेजी वर्णमाला के नियम में शामिल किया जाता है। तो देखिए आइसो का आई पहले आएगा एम से, तो पहले लिखेंगे आइसोप्रोपिल को और फिर लिखेंगे मेथिल को। तो इस द्वितीयक एमीन का नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल मेथिल एमीन। तो ये द्वितीयक एमीन की असममित कंडीशन के 3 और एग्जाम्पल हो गए। अब देखिए तृतीयक एमीन। तृतीयक एमीन की असममित कंडीशन में कुछ एक और एग्जाम्पल देखते हैं। कल इसका एक एग्जाम्पल किया था। कल जो इसका एग्जाम्पल किया था वो क्या था? तृतीयक एमीन में क्रियात्मक समूह होता है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से जुड़ी होती है कितनी कार्बन श्रृंखलाएं? 3 कार्बन श्रृंखलाएं। इसलिए इसको कहा जाता है तृतीयक एमीन। कल वाला जो एग्जाम्पल था इसका, उसमें नाइट्रोजन से जुड़ी तीनों श्रृंखलाएं क्या थी? अलग अलग थी। ये एथिल, ये मेथिल और ये प्रोपिल, तीनों अलग अलग थी। तो पहले एथिल, फिर मेथिल और फिर प्रोपिल। तो इसका नाम अपन ने लिखा था एथिल मेथिल प्रोपिल एमीन। तो ये तो तृतीयक एमीन का ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें तीनों हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं क्या है? अलग अलग है। अब अपन यहां पे ऐसा एग्जाम्पल करेंगे जिसमें 2 श्रृंखलाएं एक जैसी होगी और तीसरी अलग होगी। तो देखिए CH3 and C2H5 CH3। अब देखिए ये तृतीयक एमीन का ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें 2 श्रृंखलाएं एक जैसी है और तीसरी अलग है। तो देखिए यहां पे जो 2 समान है वो तो है मेथिल, और जो तीसरी है वो है एथिल। अब देखिए मेथिल कितनी है? 2। तो इसको लिखेंगे डाइमेथिल। अब आप एक बात ध्यान रखना कि ये जो शब्द है डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, जो किसको दर्शाते हैं? जो समूहों की संख्या को दर्शाते हैं। इन शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के नियम में शामिल नहीं किया जाएगा। अपन ने कल बताया था आइसो, टर्सरी, नियो, इनको शामिल करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के नियम में, क्योंकि ये क्या है? कंडीशंस है। लेकिन ये जो शब्द है संख्या को दर्शाने वाले, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इनको अंग्रेजी वर्णमाला के नियम में शामिल नहीं किया जाएगा। तो देखिए यहां पे मेथिल कितने हैं? 2। तो 2 मेथिल है तो इसको अपन लिखेंगे डाइमेथिल, और एथिल है वो अकेला है। अब अंग्रेजी वर्णमाला का नियम लगाएंगे तो ये जो डाई है वो तो संख्या को दर्शाने वाला शब्द है, तो इसको अपन अंग्रेजी वर्णमाला के नियम में शामिल नहीं करेंगे।
में एथिल का तो आएगा E और मेथिल का आएगा M। तो इस आधार पे पहले लिखेंगे किसको, एथिल को। यदि आप डाई को शामिल करते तो डाई का D वो पहले आता है किससे, E से। तो इस आधार पे पहले लिखा जाता डाई मेथिल, जो कि क्या होता, गलत। तो जो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा इन संख्या दर्शाने वाले शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के नियम में शामिल नहीं किया जाता। तो देखिए अब इसका नाम लिखेंगे तो एथिल का ई पहले आएगा तो पहले एथिल लिखेंगे और फिर लिखेंगे डाई मेथिल। तो इसका नाम देखिए एथिल डाई मेथिल एमीन, लास्ट में लिख देंगे एमीन। तो इसका नाम हो गया एथिल डाइमेथिल एमीन। तृतीयक एमीन की असममित कंडीशन का एक एग्जांपल और देखिए। यहाँ पे भी दो हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं समान है जबकि तीसरी है वो अलग है। ये देखिए एथिल ई, ये दो है, इसके लिए डाई काम में लेंगे लेकिन डाई को अंग्रेजी वर्णमाला के नियम में शामिल नहीं करेंगे। तो एथिल का ई और प्रोपिल का पी, तो पहले आएगा एथिल, तो इसका नाम हो जाएगा, दो एथिल है तो डाई एथिल। फिर C3H7 के लिए प्रोपिल और लास्ट में एमीन, तो इसका सामान्य नाम हो गया डाई एथिल प्रोपिल एमीन। तो ये सामान्य नामकरण था प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन के लिए। अब देखिए कल अपन ने इथर का सामान्य नामकरण किया था। तो इथर के सामान्य नामकरण में जो असममित कंडीशन थी उसके एक दो एग्जाम्पल और बताते हैं आपको। कल जो इथर का सामान्य नाम किया था उसमें असममित इथर का सामान्य नाम। अब देखिए इथर में क्या होता है, बीच में क्रियात्मक समूह ऑक्सीजन और दोनों तरफ हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं। अब असममित कंडीशन है तो दोनों तरफ की हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं क्या होंगी, भिन्न भिन्न, एक तरफ R और दूसरी तरफ R डैश। इसके कई एग्जाम्पल्स तो अपन ने कर लिए थे। अब देखिए यहाँ पे आज अपन लेते हैं एक एग्जाम्पल CH3O C6H5। एक तरफ तो है CH3 और एक तरफ है C6H5। अब देखिए C2H5 होता है, C2H5 तो एथिल होता है। ये एग्जाम्पल तो हो गया था अपना। यहाँ पे है C6H5 तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं CH3O और C6H5 होती है क्या, बेंजीन वलय। तो C6H5 क्या होती है, बेंजीन वलय होती है। ये बेंजीन है जिसका अणुसूत्र होता है C6H6 और इसके हाइड्रोजन को यदि हटा दिया जाए तो ये आएगा और ये है C6H5।
और इसको एल्कीन के रूप में कहा जाता है क्या, फेनिल। और फेनिल की जो स्पेलिंग है वो स्टार्ट होती है पी से। फेनिल की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है, पी से स्टार्ट होती है। तो देखिए ये वाली कंडीशन है असममित ईथर में। अब देखिए एक तरफ तो है CH3, तो CH3 मेथिल का आ गया M, और एक तरफ है C6H5, तो ये फेनिल का आ गया P। तो M पहले आता है, P बाद में आता है, तो इसका नाम हो जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पे मेथिल फेनिल ईथर। तो इस ईथर का नाम हो गया मेथिल फेनिल ईथर, और इसे एनिसोल भी कहा जाता है। इसका फेमस नाम होता है एनिसोल। तो ध्यान रखिएगा मेथिल फेनिल ईथर होता है क्या, एनिसोल। तो ये एनिसोल है। इसी टाइप से इसका एक और एग्जांपल है C2H5O C6H5। इसको ऐसा लिख सकते हैं C2H5O और C6H5 क्या हो गई, बेंजीन, गलत। तो यहाँ पे एक तरफ तो है C2H5 एथिल का आ गया E, और ये दूसरी तरफ C6H5 फेनिल का आ गया P। तो इसका सामना हो जाएगा एथिल फेनिल ईथर, एथिल फेनिल ईथर। और इसका फेमस नाम होता है फेनिटोल, इसको फेनिटोल भी बोलते हैं। तो ये जो ऊपर वाला ईथर है ये एनिसोल, और ये नीचे वाला फेनिटोल। तो एनिसोल में ऑक्सीजन की एक तरफ CH3, दूसरी तरफ बेंजीन मिलेगा। फेनिटोल में एक तरफ ऑक्सीजन की C2H5, दूसरी तरफ बेंजीन मिलेगा। तो ये ईथर में दो बचे हुए एग्जाम्पल थे, ये भी ईथर के अंदर ऐड कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए अपन अभी तक सामान्य नामकरण कर चुके हैं एल्किल हैलाइड का, जिसमें कार्बन श्रृंखला से हेलोजन जुड़ा होता है, एल्कोहल का जिसमें कार्बन श्रृंखला से OH जुड़ा होता है, और फिर किया था ईथर जिसमें दो कार्बन श्रृंखलाओं के बीच में ऑक्सीजन होता है, फिर किया था कीटोन जिसमें दो श्रृंखलाओं के बीच में होता है C डबल बॉन्ड O, और फिर किया था प्राथमिक एमीन जिसमें एक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से जुड़ा होता है NH2, फिर किया था द्वितीयक एमीन जिसमें दो श्रृंखलाओं के बीच में होता है NH, और फिर किया तृतीयक एमीन जिसमें तीन कार्बन श्रृंखलाओं के बीच में होता है N। तो इतने कार्बनिक यौगिकों का अपन सामान्य नामकरण कर चुके हैं। अब देखिए अब अपन एक और कार्बनिक यौगिक लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, आपने 12th में बहुत ज्यादा काम आएगा। अपन ये जो नामकरण कर रहे हैं सामान्य नामकरण, अपन उसी बेस पे कर रहे हैं कि ये अपने 12th क्लास में जो लेसन्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उनमें बहुत ज़्यादा काम आएंगे। ये अपन को आगे उन लेसन्स में भी ऐसे के ऐसे मिलेंगे, तो अपन उनको साथ में अभी बेसिक के तौर पे तैयार कर रहे हैं। अब देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल को स्टार्ट करते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य नामकरण,
अब देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो सामान्य नाम है वो आधारित है रूट नामकरण पर। कार्बोक्सिलिक अम्लों का जो सामान्य नाम है वो किस पे आधारित है? रूट नामकरण पे आधारित है। और रूट नाम अपन ने बताया था किस आधार पे दिया जाता है? प्राप्ति स्रोत के आधार पर। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों का जो सामान्य नाम है वो दिया गया है इनके प्राप्ति स्रोत के आधार पर। तो देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल होते क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो हाइड्रोकार्बन है एल्केन, उसके हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के द्वारा। और कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह होता है COOH। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C=OOH। तो इसके H की जगह कर देंगे COOH, या फिर इसको ऐसे लिख देंगे RC=OOH। अब देखिए ये जो कार्बनिक यौगिक प्राप्त हुआ है जिसमें हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से क्रियात्मक समूह जुड़ा है, कौन सा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ऐसे कार्बनिक यौगिकों को कहा जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इनके सामान्य नामकरण करेंगे किसके आधार पे? इनके प्राप्ति स्रोत के आधार पर। अब देखिए इसका जो एक तरफ तो अपन लिख लेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल, एक तरफ लिख लेंगे सामान्य या रूट नाम, और एक तरफ लिख लेंगे इनका प्राप्ति स्रोत। अब देखिए कार्बोक्सिलिक अम्लों का जो सामान्य नामकरण है उसमें सभी के अंदर लास्ट में लगा होता है इक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों के जितने भी सामान्य नाम हैं उनमें लास्ट में अपन को क्या मिलेगा? इक अम्ल मिलेगा। तो देखिए इसका जो पहला सदस्य है HCOOH। अब इसका सामान्य या रूट नाम होता है फॉर्मिक अम्ल, और इसका जो फॉर्मिक अम्ल नाम है ये दिया गया क्योंकि इसे फॉर्मिका नामक लाल चींटी से प्राप्त किया गया। तो इसे फॉर्मिका नामक लाल चींटी से प्राप्त किया था, इसलिए इसका नाम रख दिया फॉर्मिक अम्ल। तो लास्ट में एक अम्ल आ रहा है तो फॉर्मिक अम्ल नाम हो गया इसका। फिर है दूसरा सदस्य, इसका सामान्य नाम या रूट नाम होता है एसिटिक अम्ल। अब इसका एसिटिक अम्ल नाम क्योंकि इसे प्राप्त किया गया था सिरका से, और सिरका को कहा जाता है एसिटम। सिरका को क्या कहते हैं? एसिटम कहते हैं। तो
एसीटम के आधार पे इसका नाम हो गया एसिटिक अम्ल। तो इसके भी लास्ट में क्या आ रहा है, इक अम्लारक। इसी आधार पे देखिए अगला सदस्य है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब देखिए इसका सामान्य नाम है, रूट नाम होता है प्रोपियोनिक अम्ल। तो इसका सामान्य रूप नाम प्रोपियोनिक अम्ल है क्योंकि इसे प्राप्त किया गया था प्रोपियोन नामक पौधे से। तो इसे प्रोपियोन नामक पौधे से प्राप्त किया गया था, इसलिए इसका सामान्य रूप नाम होता है प्रोपियोनिक अम्ल। इसमें भी लास्ट में क्या आ रहा है, एक अम्लारक। अगला है कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें कार्बन 4 है। इसका सामान्य या रूट नाम रखा गया ब्यूटेरिक अम्ल। अब ब्यूटेरिक अम्ल इसका नाम रखा गया क्योंकि इसे प्राप्त किया गया था बटर से। तो बटर के आधार पर बटर मक्खन, तो मक्खन को बटर कहते हैं, तो बटर के आधार पर इसका नाम रख दिया ब्यूटेरिक अम्ल। फिर इसका अगला सदस्य जिसमें कार्बन 5 CH3 CH2 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 C डबल OH। इसका सामान्य रूप नाम वैलेरिक अम्ल। तो इसका सामान्य रूप नाम वैलेरिक अम्ल है क्योंकि इसे वैलेर नामक पौधे की जड़ से प्राप्त किया गया है। तो इसे वैलेर नामक पौधे की जड़ से प्राप्त किया गया था, इसलिए इसका नाम वैलेरिक अम्ल रख दिया। इसमें भी लास्ट में देखो एक अम्ल आ रहा है। तो जो कार्बोक्सिलिक अम्लों के प्रारंभिक सदस्य हैं उनका सामान्य नाम है, वो रूट नाम पर आधारित है, उनके प्राप्ति स्रोत के आधार पर, और सभी के लास्ट में आता है एक अम्ल। अब अपन सामान्य नाम लिखेंगे कुछ एक डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के। तो डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये बोर्ड एग्जाम में लगातार 2 सालों से पूछे जा रहे हैं। किसी भी डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य नाम देकर पूछा जा रहा है उसका IUPAC नाम। तो 2019 में पूछा गया था ऑक्जेलिक अम्ल, 2019 में पूछा गया था ऑक्जेलिक अम्ल का, और लास्ट ईयर पूछा गया था सक्सिनिक अम्ल का। तो देखिए ये लगातार 2 सालों से पूछे जा रहे हैं। डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या होता है, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह कितने होते हैं, 2 होते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो देखिए कुछ एक डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल इस प्रकार से है
डबल ओ ओ एच, सी डबल ओ ओ एच। तो ये दो कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गए जो डायरेक्टली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो देखिए ये जो डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसमें दो कार्बोक्सिलिक अम्ल डायरेक्टली एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसका सामान्य नाम होता है ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसका सामान्य नाम क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल है। ये पूछा गया था 2019 के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था ये ऑक्जेलिक अम्ल का यूपीएससी नाम लिखिए। तो आपका जो आपने अभी लेसन कंप्लीट किया है संकुल यौगिक वाला, और उसके अंदर एक लिगेंड है ऑक्सीलेटो, उसके अंदर एक लिगेंड है ऑक्सीलेटो OH, या जिसको C2O4 -2 से शो करते हैं। तो ये जो ऑक्सीलेटो लिगेंड है वो किससे बना है? ऑक्जेलिक अम्ल से बना है। देखो ऑक्जेलिक अम्ल में हाइड्रोजन कितने हैं? दो, एक तो इस वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल का और एक इस वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल का। और ऑक्जेलिक अम्ल की प्रकृति होती है अम्लीय, क्योंकि इसके नाम में क्या आ रहा है? अम्ल आ रहा है। तो अम्लीय प्रकृति है तो ये अम्ल क्या त्यागते हैं? H+ त्यागते। तो ये अपने दोनों हाइड्रोजन को त्याग देगा H+ के रूप में। अब ये दोनों हाइड्रोजन H+ के रूप में चले जाएंगे तो इन ऑक्सीजन पे आ जाएगा, इस पे -1, इस पे -1। तो ये प्राप्त होगा C डबल बॉन्ड O- C डबल बॉन्ड O- तो ये आपका बन गया ऑक्सीलेटो। कार्बन कितने? 2, ऑक्सीजन 2 2 4, -1 हो गया -2। तो ये आपका ऑक्सीलेटो आ गया C2O4 -2। तो अपना जो ऑक्सीलेटो लिगेंड है वो बना है किससे? ऑक्जेलिक अम्ल से। अब देखिए अगला डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये यहां पे दोनों कार्बोक्सिलिक अम्ल समूहों के बीच में आ गया CH2। तो इसका सामान्य नाम होता है मैलोनिक अम्ल। इसका सामान्य नाम क्या होता है? मैलोनिक अम्ल होता है। इससे अगला यहां दोनों कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के बीच में कितने CH2 है? 2 CH2 है। ये पूछा गया था अभी लास्ट बोर्ड एग्जाम में, 2020 के बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए इसका सामान्य नाम होता है सक्सिनिक अम्ल। तो ये क्या है? सक्सिनिक अम्ल है। अगला है यहां दोनों कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के बीच में 3 CH2 है। इसका सामान्य नाम होता है ग्लूटेरिक अम्ल। तो यहां पे भी आप देख सकते हो इनके लास्ट में इक अम्ल आ रहा है, उनके सभी के लास्ट में भी क्या आ रहा है? इक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इनके सामान्य या रूट नाम में लास्ट में सभी में क्या लगता है? इक अम्ल लगता है। अब देखिए लास्ट डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल,
यहाँ दोनों कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के बीच में कितने CH2 है? 4 CH2 है। इस डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम होता है एडिपिक अम्ल। ये डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका नाम क्या है? एडिपिक अम्ल। तो आपने 10th क्लास में बहुलक किए थे और बहुलकों में आपने देखा होगा रेसा बहुलक, और रेसे में आपने पढ़ा होगा नाइलॉन 66। तो जो एडिपिक अम्ल है वो नाइलॉन 66 की एकलक इकाई होती है। नाइलॉन 66 में 2 एकलक इकाइयां होती है। नाइलॉन 66 की एक एकलक इकाई तो है एडिपिक अम्ल और दूसरी है हेक्सा मेथिलीन डाइएमीन। तो नाइलॉन 66 की 2 इकाइयां होती हैं, एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। तो जो एडिपिक अम्ल है वो अपना होता है एक डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल। इसमें 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, एक इधर आ गया और एक इधर, और बीच में होते हैं 4 CH। तो लास्ट 2 सालों से बोर्ड एग्जाम में डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल के लगातार एग्जाम्पल है वो पूछे गए हैं नामकरण में। अब नाइलॉन 66 की जो 2 इकाई है एडिपिक अम्ल हो गई और दूसरी है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। मेथिलीन CH2, हेक्सा मतलब 6 और डाइएमीन मतलब 2 NH2। इधर एक NH2, इधर दूसरा NH2, तो ये हो गई हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। अब ये नाइलॉन 66 की जो 2 इकाई है एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, दोनों में कार्बन की संख्या चेक कीजिए। इसमें कार्बन 1 2 3 4 5 6 और इसमें कार्बन CH2 कितने? 6। तो दोनों इकाइयों में कार्बन की संख्या कितनी है? 6 है। इसलिए नाइलॉन के आगे लगाया जाता है 6,6। इसका मतलब है इसकी दोनों इकाइयों में कार्बन की संख्या 6 होती है। तो ध्यान रखिएगा, एडिपिक अम्ल है वो एक डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है और ये बहुलक नाइलॉन 66 की एकलक भी होती है। थैंक यू।